गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। बेटा नैक्सट टॉपिक जो आप करन लगे हैं अपना चैप्टर 5th स्टार्ट करन लगे हैं। अपने चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। ठीक है बेटा, देखो ये सब तो पहले आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की गल करांगे। वट इज़ अ पार्टिकल? तुसी देखो बेटा पढ़िया होया है ना मैटर बारे, थोड़ा तुसी ऑलरेडी पढ़िया होया केमिस्ट्री दे विच। मैटर की हुंदा है? एनीथिंग विच हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर अगे तीन तरह का होंदा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। याद है? सिर्फ फर्क कादा होंदा पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल ने क्लोजली पैकड होंदे ने, लैस क्लोजली, बिल्कुल ही अवे होंदे ने ना। तो ये बेस से बेटा आप पार्टिकल में डिफाइन करांगे या पार्टिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ की गल करांगे। एक जी सॉलिड को खास प्रॉपर्टी होंदी है वो होंदी रिजिडिटी। सॉलिड हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी वेयर लिक्विड एंड गैसेज हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। ये भी तुसीं ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना। लिक्विड तो गैस को फ्लो करने की एबिलिटी होंदी है, सॉलिड को सख्त रहने की एबिलिटी होंदी है। तो अज इस चैप्टर के आप इस रिजिडिटी प्रॉपर्टी की ही गल करांगे। ਜਾਂ ਐਂ कह लो कोई भी रिजिड बॉडी है जिवें सॉलिड है ना। रिजिड बॉडी किहड़ी हुंदी जिहड़ी सॉलिड हुंदी है ना, बट उहनूं एक साइंटिफिक वे नाल आपां एक्सप्लेन करांगे ना। वट इज़ रिजिड बॉडी? क्योंकि जो कोई भी रिजिड बॉडी है, जो कोई भी सॉलिड बॉडी है, वो हमेशा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल तो मिलकर बनी होएगी, तां करके उहनूं आपां सिस्टम ऑफ पार्टिकल कह दिंदे बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल। तो बेटा रिजिड बॉडी की हुंदी है? एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if its interparticle distance does not change with the state of a body, with the state of a body। जे कहते कोई एनी किसी भी ऑब्जेक्ट में आपां रिजिड तां कहांगे जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डज नॉट चेंज विद द स्टेट ऑफ द बॉडी, वैदर बॉडी इज इन रेस्ट, वैदर बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन और इन मोशन। चाहे बॉडी मोशन के हो, चाहे बॉडी रेस्ट के हो, वो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कितना सपोज करो बेटा रिजिड बॉडी है, it is made up of large number of the particle. I have write m1, m2, m3, m4 and m5. These m5 are the masses of the particle। इत्थे m1 पे है, इत्थे m2 पे है, इत्थे m3 पे है, इत्थे m4 पे है, इत्थे m5 पे है। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ डिस्टेंस है सपोज करो 1 2 है, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ डिस्टेंस r2 3 है, दिस इज r3 4 एंड दिस इज r4 5। ठीक है बेटा, ਹੁਣ ਇਹ बॉडी एट रेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ इनिशियली, मैं तो बाहरों फोर्स लगाती, ये बॉडी मोशन के आ गई, तो नैचुरली जो बॉडी पूरी पूरी बॉडी मोशन के आ गई तो ये पार्टिकल भी तो मोशन के आ जाएंगे। जे पार्टिकल मोशन के आ गए तो जे तो गल करिए लिक्विड के गैसेज की, जिमें फॉर एग्जाम्पल नाल मैं लिक्विड का कंपेरिजन कर लिया। एक मान लो मेरे को एक बीकर में मैं वाटर फिल कर लिया, वाटर ये भी वाटर के पार्टिकल पे ने, मान लो इतने पे ने ना, ए पे ने आ डिस्टेंस इन्होंने विचकार, दिस इज़ 1 है, दिस इज़ 2। जो मैं इनू हिला दा वाटर में, मतलब मोशन ले आवा ना वाटर में, जो वाटर हलूगा तो ये पार्टिकल भी तो मूव करेंगे, जो पार्टिकल मूव करेंगे दैन की होएगा, इधर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो चेंज हो जाऊगा ना। बट इस केस के जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है इट डज नॉट चेंज, है ना। बॉडी बद तो ये चीज़ हो जाएगी, मतलब m2 इत्थे वग गया, m1 इत्थे चला गया, हाँ पोजीशन चेंज हो सकती है बट वो की आह डिस्टेंस हमेशा r12 रहूगा। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀਜ਼। ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਲਿਡ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਵਿਦ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਵਿਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी उपर किहड़ी फोर्सेस लगदियां ने, जे किहड़े फोर्स जे आपां गल कर सकते हैं। मेनली बेटा दो तरह की फोर्सेस होंदियां, एक होंदी है एक्सटर्नल फोर्स, दूसरी होंदी है इंटरनल फोर्स।
ठीक है, दो तरह की फोर्स लगती है, एक्सटर्नल फोर्स से इंटरनल फोर्स। पहली टॉपिक फोर्स की गल कर लगी है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल फोर्स। देखो बेटा नाम तो क्लियर है, एक्सटर्नल जी बाहर तो लगती है ना, आउटसाइड। द फोर्स दैट acting on a body from outside by some source, वो फोर्स है ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਇੱਕ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਆਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਐਫ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਐਫ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਗਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ, एक्सटर्नल फोर्स। आ गल क्लीयर है। एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होंगी है जी किसी बॉडी को आउटसाइड तो लगाने तो बॉडी काहदे विच आ जाती है, मोशन दे विच आ जाती है। ठीक है, सैकेंड फोर्स है इंटरनल फोर्स। देखो बेटा जो मैं इस ते फोर्स लगाई एफ तो पूरी की पूरी बॉडी मोशन दे विच आ गई, तो नैचुरली आ पार्टिकल भी तो मोशन च आएंगे। बेशक इनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, पर पार्टिकल तो मूव करेंगे ना। तो यदा मतलब ए भी इतने फोर्स लगाऊगा, ए भी इतने लगाऊगा ना, क्योंकि ये M1 M2 ते लगाऊगा तो न्यूटन थर्ड ला ये कहता है M2 भी M1 ते लगाऊगा। तो जी फोर्स पार्टिकल एक दूसरे ते लगा रहे हैं उन्होंने कि फोर्स बोलेंगे इंटरनल फोर्स। द फोर्स दैट आर एक्टिंग between the particle of the rigid body, between the particle of rigid bodies among themselves, अपने आप विचकार ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ पार्टिकल फोर्स लगा रहे ने है ना। मैं सपोज करो इस एग्जाम्पल की गल कर रहे हैं, मान लो जो M1 M2 के फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो वो F12 है, तो M2 भी M1 ते लगाऊगा, वो तो कितनी होगी, सपोज करो F21 है। तो ये जी इंटरनल फोर्स ने दे विल ओबे द रूल ऑफ न्यूटन थर्ड ला, एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये दोनों ये न्यूटन का थर्ड ला की करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया टाइप ऑफ फोर्स। नैक्सट तो है, क्योंकि जो बेटा आप किसी बॉडी से इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स लगाती तो बॉडी तो काहदे विच आ जाएगी, मोशन दे विच आ जाएगी। हुण मोशन किहड़े तरह का हुंदा है, टाइप ऑफ मोशन एग्जिस्ट इन रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी को किहड़े तरह का मोशन हो सकता है, या सॉलिड बॉडी को किहड़े तरह का मोशन हो सकता है जो आप उत्ते एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। पहले तरह का मोशन होता बेटा प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन वर्ड का की मतलब होंगे लीनियर मोशन, है ना। मतलब की है जो आप किसी बॉडी से फोर्स अप्लाई करते हैं एंड बॉडी विल कवर लीनियर पाथ, तो बॉडी केड़ा पाथ कवर करे, लीनियर पाथ कवर करे या स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करे, उस तरह के मोशन आप केड़ा बोलांगे, प्योर ट्रांसलेशन। जिमें बेटा तो बुक के किस तरह डायग्राम बनाई, इस तरह का एक इनक्लाइन प्लेन बना रखे, इत्थे एक वुडन ब्लॉक बनाता मैं, सपोज करो इस वुडन ब्लॉक। तो जो मैं इतने एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा वुडन ब्लॉक है तो रिजिड बॉडी होगी। ये सपोज करो बाहरों मैं एफ फोर्स अप्लाई कर, जी कि एक्सटर्नल फोर्स है, ये नीचे स्लाइड करूँगा, सिर्फ स्लाइड करता आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद इतने पहुँच जूगा। दैट मीनस ये कोई मोशन हो गया, लीनियर मोशन। इस तरह के मोशन आप मोशन बोलेंगे, प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है जी। नैक्सट तुहाडे कोल है दूसरे तरह का जो मोशन बेटा एग्जिस्ट करता है, वो है प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन मोशन। जी प्योर रोटेशन का मतलब वैन वी अप्लाई
external force on a body and body start rotating, बॉडी की कर दे रोटेट करना स्टार्ट कर दे अबाउट सम एक्सिस, अबाउट सम फिक्स एक्सिस, इस एक्सिस दे अराउंड ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ प्योर रोटेशन मोशन। जिवें फैन है, इलैक्ट्रिक फैन की गल करा मैं ना, वो जो आप इलैक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो वो रोटेट करना शुरू कर देंगे किसी पर्टिकुलर जगह ते, वो जो एक्सल लग्या होंगे ना इस तरह ये फर्ज लगे होंगे ने, इस तरह की करता रहता रोटेट करता रहता है। तो एक आदि एग्जाम्पल होगी प्योर रोटेशन की। जा एक मैं होर एग्जाम्पल डिस्कस कर लगी है, मान लो मेरे को फुटबॉल है, ठीक है, वो एक जगह पर खड़ी रोटेट हो रही है, अगे नहीं चल रही, फुटबॉल इज रोटेटिंग, तो कादी एग्जाम्पल होगी प्योर रोटेशन की। थर्ड तुहाडे कोल है बेटा कंबीनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। कई मोशन इस तरह के होंगे ने जिस ट्रांसलेशन भी होंगे तो रोटेशन भी एग्जिस्ट करता है जो आप किसी बॉडी से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कितना मान लो मेरे को इंक्लाइंड प्लेन है, इतने बेटा मैं कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखता, मान लो फुटबॉल रख दी एंड आई विल अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स हेयर, इतों मैं फोर्स अप्लाई करती एंड फुटबॉल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, नीचे आनी शीट स्टार्ट हो जाएगी, एक तो रोटेट होगी, एक अगे जा रही है ना, दैट मीन को ट्रांसलेशन मोशन भी है तो रोटेशन मोशन भी है। इस तरह के मोशन आप की बोलेंगे कंबीनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। गल क्लीयर है? इन दिस टाइप ऑफ मोशन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ये भी दी एग्जाम्पल है। द बॉडी विल रोटेट एंड मूव फॉरवर्ड, तो बॉडी रोटेट करेगी नाल अगे जाएगी। आफ्टर वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी, जो किसी बॉडी से आप बाहरों फोर्स अप्लाई करांगे तो बॉडी की है नाल अगे जाएगी नाल की है रोटेट करेगी। इस तरह की एग्जाम्पल की गल कर रहे हैं। यदि होर एग्जाम्पल बेटा की है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी देख सकते हैं, धरती सूरज वाले घूम रही है नाल अगे भी अपने एक्सिस वाले घूमती है, नाल तो सूरज वाले भी रोटेट कर रही है तो नाल वो ट्रांसलेटर मोशन भी एग्जिस्ट कर रही है, तां करके वो किहड़ा हो गया कंबीनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है, नैक्सट टॉपिक बेटा कर लगे आप सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर रिजिड बॉडीज। तो नाम तो सेंटर ऑफ मास मतलब पूरे मास का सेंटर, ਆਪਾਂ मास सेंटर भी कह दें। देखो मैं पहला कहा ना एक रिजिड बॉडी होंगी है जी कि वो कोई स्पैसीफिक शेप नहीं होंगी, कोई वॉल्यूम नहीं होंगे ना, इस तरह की कोई भी शेप एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलकर बनी है, M3 M4 मान लो nth पार्टिकल की मिलकर बनी है। ठीक है जी, तो ये पूरी रिजिड बॉडी के एक यह पॉइंट होंगे जिथे बॉडी का पूरा मास की होंगे कंसनट्रेटेड होंगे या प्रेजेंट होंगे। जिवें न्यूक्लियस की गल करते हो, पूरे एटम के एक न्यूक्लियस यह पॉइंट होंगे जिथे पूरे एटम का मास की होंगे कंसनट्रेटेड होंगे, तो न्यूक्लियस आप की बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द एटम। एवं इस रिजिड बॉडी के भी एक यह पॉइंट होगा जिथे पूरी बॉडी का की होगा मास प्रेजेंट होगा, दैट पॉइंट इज सैट टू बी सेंटर ऑफ मास। मैं उत्थे सपोज कर लिया सी मेरे की बन गया सेंटर ऑफ मास। ये बेटा जो सेंटर ऑफ मास होंगे अलग अलग शेप्स भी अलग अलग तरह का हो सकता, आप अगे पढ़ांगे। सब पहले डेफिनेशन देख लें की है, इट इज द पॉइंट लाइज विद इन रिजिड बॉडी where its whole mass is supposed to be concentrated। इसका पूरा मास की है
ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੋਇਆ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਰਿਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਲੈ ਲਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ L/2 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਰੋਡ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ L/2 ਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਈ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਬਣੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਨ ਹੈ, ਪੈਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਿਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਟਿਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ L/2 ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਓਬਜੈਕਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੇਟਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਸਕੇਅਰ ਦੀ, ਸਕੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ, ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲਸ। ਐਵੇਂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕੋਨ ਦੀ, this is the radius, this is the height। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ 3/4 ਆਫ ਹਾਈਟ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ 3/4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ A ਹੈ, ਇਹ B ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ। this is the angle bisectors, we can, this point is called centroid। सेंट्रॉइड की होगा, सैंटर ऑफ मास होगा। ठीक है।